हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ डिफ्यूज़न और रेट ऑफ इफ्यूज़न डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि सिंपल टर्म में रेट ऑफ इफ्यूज़न का फॉर्मूला था रेट इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कि रेट को आप रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन, या फिर मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन, या फिर चेंज इन प्रेशर। ऑफ कोर्स अगर गैस डिफ्यूज़ होगा तो कंटेनर के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, चेंज इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। और मैंने बोला था एक और टर्म आप डिफाइन कर सकते हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब ये सिंपल से मेथड है जिससे आप रेट ऑफ इफ्यूज़न या रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिफाइन कर सकते हैं। और हमने एक और मेथड देखा था, ये तो हो गया सिंपल मेथड। फिर हमने ग्राम्स लॉ देखा था, राइट। ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट का फॉर्मूला था, अगर मैं सब कुछ बोलूँ तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इनटू टेम्परेचर। ये यूजुअली टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमेशा, तो टेम्परेचर का भी रोल ज़्यादा नहीं आएगा। एरिया भी यूजुअली कांस्टेंट होता है, यूजुअली बोल रहा हूँ मैं, ये तो हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। तो अगर एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे तो रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाई, इतना का पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बाई रूट एम होता है। इसमें भी मैक्सिमम केसेस में प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, तो आप रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम बोल सकते हैं। मतलब जो भी स्मॉलर गैस है इसका इफ्यूज़न ज़्यादा होगा, आप ये बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, राइट। अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए आज के लिए पहला प्रॉब्लम है 30 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इफ्यूज्ड फ्रॉम अ स्मॉल होल ऑफ कंटेनर इन 30 मिनट। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इफ्यूज्ड अंडर सिमिलर कंडीशन। तो अब एक प्रॉब्लम देख लें। सिमिलर कंडीशन है मतलब समझें आप पहले, आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में एक स्मॉल होल है, इसमें हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है कुछ रहा होगा, और ये 30 मिनट में ये 30 ml गैस इफ्यूज़ हो रहा है। 30 ml गैस इफ्यूज़ हो रहा है 30 मिनट में। क्लियर है? और प्रॉब्लम है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इफ्यूज्ड अंडर सिमिलर कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंटेनर में मैंने O2 गैस फिल किया होता तो 30 मिनट में कितना ml गैस इफ्यूज़ होता। मान लीजिए वॉल्यूम V है, सिमिलर कंडीशन मतलब टेम्परेचर सेम है, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, एरिया ऑफ होल भी सेम है, टेम्परेचर प्रेशर एरिया सेम है। अब आपको डिसाइड करना है कितना वॉल्यूम इफ्यूज़ होगा। क्लियर है? अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि अगर 30 ml गैस इफ्यूज़ हो रहा है 30 मिनट में हाइड्रोजन के लिए, तो रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन आप एकदम सिंपल मेथड से बता सकते हैं, वॉल्यूम इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एंड वॉल्यूम इफ्यूज्ड 30 ml है, टाइम टेकन भी 30 है। मान लेते हैं V ml O2 इफ्यूज़ हो रहा है, लेट V ml O2 इज इफ्यूज्ड। तो बोल सकते हैं रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ O2 इज वॉल्यूम इफ्यूज्ड इज V, टाइम टेकन फिर से 30 है तो V बाई 30। क्लियर है? तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन बाई रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ O2 इज, दोनों को कैंसिल करें तो ये मिलेगा 30 बाई V। ये एक एक्सप्रेशन मिल गया सिंपल टर्म में। लेकिन अगर देखा जाए कि ग्राम्स लॉ यूज़ करें, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, अब सोचिए ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ O2 ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, राइट। तो ये O2 का मॉलिक्यूलर वेट 30 है तो रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाई H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, रूट ऑफ 16 इज 4।
आपको एक इक्वेशन पहले मिल चुका है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो आप बोल सकते हैं 30/V विल बी इक्वल टू 4। यहाँ से वॉल्यूम इज 30/4 मीन्स 7.5 ml। बहुत ही सिंपल सा है। मैंने पहले वाले मेथड से रेट फाइंड किया और फिर ग्राम्स लॉ से रेट फाइंड करके इक्वेट कर लिया। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन लिखें और फिर इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड प्रॉब्लम है कि इन अ कंटेनर 2 mole O2 and 4 moles of unknown gas, 4 moles of unknown gas is present. In a container 2 moles O2 and 4 moles of unknown gas is present, right? And problem है कि both the gases diffuses through the same hole. Both the gases diffuses through the same hole and volume of O2 diffused is 100 ml and volume of unknown gas diffused is 50 ml. Find molecular weight of unknown gas. चलिए ये प्रॉब्लम आप ट्राई करें। कंटेनर में 2 moles O2 है एंड 4 moles unknown गैस है और both the gases diffuses through the same hole. Volume of O2 diffused 100 ml है and volume of unknown gas diffused is 50 ml. Find molecular weight of unknown gas, right? तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि दोनों गैस डिफ्यूज हो रहे हैं, सेम टाइम में डिफ्यूज हो रहे हैं, राइट? तो आप एक चीज़ बोल सकते हो यार कि अगर मैं सिंपल मेथड से देखूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, लेट्स से टाइम टेकन, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, सॉल्व करूँ और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट? फिर सॉल्यूशन देखें। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेट टाइम टेकन इज T। तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 100/T। और सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज ये 50 ml/T। यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये तो हो गया सिंपल मेथड से मैंने रेट फाइंड किया। अगर मैं ग्राम्स लॉ यूज़ करूँ, राइट, अगर मैं ग्राम्स लॉ यूज़ करूँ तो मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस विल बी इक्वल टू, मैं रेशियो ले रहा हूँ, देखिए एरिया ऑफ होल सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। ये एक्सप्रेशन होगा। अब आपके पास 2 moles O2 है और 4 mole अननोन गैस है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ गैस। लास्ट क्लास में मैंने बताया था रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोलर रेशियो,
तो मोल्स ऑफ O2 2 है, डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ अननोन गैस 4 है। तो आप बोल सकते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस इक्वल्स टू 2/4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना होता है, 32 होता है। और आपको पहले ही रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 बाई रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 2 मिल चुका है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाई 32। तो यहाँ से आपको 16 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाई 32। यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिल जाएगा 16 इंटू 32। सिंपल है। मैंने फिर से क्या किया यहाँ पे, तो जस्ट एक सिंपल मेथड से और यहाँ से मैंने बस इक्वेट किया है। राइट, चलिए फिर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है कि इन अ कंटेनर H2 and O2 gas are taken in 2:1 molar ratio, 2:1 molar ratio, और प्रॉब्लम है कि आफ्टर 10 मिनट्स if 50 ml of hydrogen H2 is effused, then find the volume of O2 effused in same period of time। ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम है, ट्राई करें आप। इसलिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम लिखें और फिर वीडियो पॉज करें 5 मिनट्स के लिए और खुद से सॉल्व करें, ट्राई करें सॉल्व करने का। अगर नहीं हो रहा है फिर आप सॉल्यूशन देखें। जब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से VmL ऑफ O2 गैस इफ्यूज़ हो रहा है, राइट। मैं बोलूँ लेट VmL ऑफ O2 इज इफ्यूज्ड। अगर मैंने ये बोल दिया, अब देखिए 10 मिनट में 50 ml हाइड्रोजन इफ्यूज़ हो रहा था, तो रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा 50/10। सिमिलरली रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ O2, अगर 10 मिनट में VmL O2 इफ्यूज़ हो रहा है तो V/10 हो जाएगा, राइट। तो रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ O2 ये हो जाएगा 50/V। ये तो गया सिंपल मेथड से। अब अगर मैं ग्राम्स लॉ यूज़ करूं, राइट, अगर मैं ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ O2 ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। अब यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। H2 एंड O2 आप ऊपर देखें 2:1 मोलर रेशियो में है, इनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी यही होगा। मीन्स ये हो जाएगा 2/1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इज 32/2, हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16, इनसे हो गया 8। आप ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 50/V। तो यहाँ से वॉल्यूम विल बी 50/8, मीन्स ये कितना हो जाएगा, तो 25/4 ml इतना वॉल्यूम O2 का इफ्यूज़ होगा। क्लियर है? नोट कर लें आप। चलिए आपने ये नोट कर लिया, आप एक नोट में पॉइंट लिखें। एक चीज़ ध्यान रखना, इफ्यूज़न होता है तो इफ्यूज़न मान लीजिए कि अगर एक कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई गैस ए है और बाहर भी गैस ए है, राइट। तो याद रखें कि गैस ए मान लीजिए कंटेनर के अंदर है, जो इसका प्रेशर P1 है और बाहर का प्रेशर P है। अगर P1 ग्रेटर देन P है, मतलब अगर गैस का जो अंदर का प्रेशर है, कंटेनर के अंदर जो गैस है इसका प्रेशर अगर ज़्यादा है, तो इफ्यूज़न का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम कंटेनर टू आउटसाइड कंटेनर। मतलब इफ्यूज़न का डायरेक्शन ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? और एक चीज़ याद रखना, ये जो इफ्यूज़न है ये डिपेंड कर P1 क्या है, तो ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर ए का इफ्यूज़न करना है तो आप ए के पार्शियल प्रेशर पे कॉन्सेंट्रेट करें। मतलब अगर ए का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है अंदर, बाहर ए का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इफ्यूज़न कंटेनर के अंदर से कंटेनर के बाहर होगा। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, इसलिए मैं इसको नोट करवा रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि ये जो इफ्यूज़न है या रेट ऑफ इफ्यूज़न है, ये डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखें आप नोट में, रेट ऑफ इफ्यूज़न, rate of diffusion of a gas, rate of diffusion of a gas depends on partial pressure, depends on partial pressure difference of that gas, depends on partial pressure difference of that gas, and it does not depend on total pressure। मतलब मैंने क्या बोला कि ये जो रेट ऑफ इफ्यूज़न है ये डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस में। मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस है, गैस ए, और इसमें गैस बी भी है लेट्स से। तो गैस ए का अगर इफ्यूज़न अगर आप सोच रहे हैं, आप सिर्फ ये देखो कि गैस ए का पार्शियल प्रेशर कितना है अंदर और गैस ए का पार्शियल प्रेशर बाहर कितना है, और इनके पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे कॉन्सेंट्रेट करो। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इफ्यूज़न होगा। क्लियर है? एंड सेकेंड पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस 0 हो गया फिर रेट ऑफ इफ्यूज़न भी 0 हो जाएगा। तो आप ये सेकेंड पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इफ्यूज़न stops when partial pressure difference is 0। क्लियर है?
चलिए मैं इस जो मैंने नोट पे दोनों पॉइंट लिखा है इस पर एक प्रॉब्लम देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में चलो मान लेते हैं कि हीलियम गैस है। चलो हीलियम मान लिया, और हीलियम के बाद तो ये हीलियम है और कोई गैस है, चलो मान लो O2 गैस है और N2 गैस है। हीलियम गैस का प्रेशर है 0.2 atm, O2 गैस का प्रेशर है 0.3 atm और N2 गैस का प्रेशर है मान लेते हैं 0.5 atm। चलिए मान लेते हैं। और ये जो बाहर एटमॉस्फेयर में लेते से हीलियम है ही नहीं, हीलियम मतलब मान लीजिए प्रेशर 0 atm है बाहर, इसका पार्शियल प्रेशर। O2 का पार्शियल प्रेशर 0.2 atm है और N2 का पार्शियल प्रेशर 0.8 atm है। ये सराउंडिंग है, ठीक, सराउंडिंग मतलब बाहर। और ये प्रैक्टिकली बाहर हीलियम है ही नहीं, ये मान लीजिए O2 भी प्रैक्टिकली O2 का पार्शियल प्रेशर 0.2 atm है, N2 0.8 atm है। ध्यान रखें, सराउंडिंग मतलब आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस होगा सराउंडिंग का, तो उनका सराउंडिंग का प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आपके लिए है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम which gas will be present inside the container and what will be their partial pressure। ये आपको ट्राई करना है। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट सोचेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप। प्रॉब्लम देखें और खुद से सोचें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। मतलब सॉल्यूशन तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होगा ही नहीं यार। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा कि कंटेनर के अंदर हीलियम का प्रेशर 0 रहेगा, O2 का प्रेशर 0.2 atm रहेगा और N2 का प्रेशर 0.8 atm रहेगा। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए कैसे होगा। गैस कंटेनर के अंदर, आप सोचिए ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हीलियम 0.2 atm पे है, बाहर हीलियम 0 है। तो ये फ्यूज़न कहाँ से कहाँ होगा? कंटेनर के अंदर से कंटेनर के बाहर जाएगा, तो हीलियम बाहर जाते रहेगा और जब तक जाएगा जब तक पार्शियल प्रेशर डिफरेंस 0 ना हो जाए। लेकिन होगा क्या यार कि जैसे ही हीलियम बाहर जाएगा, बाहर तो यार बहुत लार्ज सराउंडिंग होता है। लार्ज सराउंडिंग मतलब प्रैक्टिकली हीलियम का प्रेशर 0 ही रहेगा। तो ये पूरा हीलियम निकल जाएगा, लेकिन बाहर के प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए पूरा हीलियम इफ्यूज़ हो जाएगा। O2 के केस में देखेंगे फ्यूज़न कहाँ होगा। कंटेनर के अंदर O2 0.3 atm पे है, बाहर 0.2 atm पे है। मतलब ऑफ कोर्स कंटेनर के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए इफ्यूज़न यहाँ पे कंटेनर के अंदर से बाहर होगा। कब तक होगा? जब तक O2 का अंदर का प्रेशर 0.2 atm ना हो जाए, तब तक इफ्यूज़न होगा। N2 के केस में देखेंगे तो बाहर प्रैक्टिकली N2 का प्रेशर कांस्टेंट है 0.8 atm, लेकिन कंटेनर के अंदर अभी N2 0.5 atm पे है, इसीलिए अभी N2 का डिफ्यूज़न आउटसाइड कंटेनर से इनसाइड कंटेनर होगा। तो जैसे ही N2 कंटेनर के अंदर आएगा, कंटेनर के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा, 0.8 atm तक आ जाएगा, तब तक डिफ्यूज़न होते रहेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। फिर से बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सराउंडिंग बहुत बड़ा होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास
कोई लेट्स से एक ओशन है, ओशन या फिर कोई एक लार्ज पॉन्ड ले लो, लार्ज पॉन्ड है, ठीक ना, और इसमें ऑलमोस्ट कितने लैक्स लीटर ऑफ वाटर है। आपके पास 1 लीटर कंटेनर है, 1 लीटर कंटेनर है, आपने इसमें 1 लीटर कंटेनर में वाटर फिल कर लिया। तो कंटेनर जो था आपका, ये कंटेनर जो दिख रहा है, इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मतलब ये वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। लेकिन आप देखेंगे प्रैक्टिकली ये जो पॉइंट है इसमें कुछ वाटर कम हुआ गया। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप बोल सकते हो यार ऑलमोस्ट वाटर का वॉल्यूम कांस्टेंट ही है। इसको आप और प्रैक्टिकल देखना चाहो तो इसको मान लो कोई सी है यार, ये सी में से आप एक 1 लीटर वाटर निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। ये इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। वैसे हम कुछ सराउंडिंग में सोचते हैं, सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हीलियम या O2 है तो उसका प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ बलून इज placed in a container. A balloon is placed in a container having helium gas. If balloon is filled with मीथेन मतलब CH4 गैस, if balloon is filled with CH4 gas under similar condition of pressure and temperature, मतलब बलून के अंदर और जो कंटेनर है दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। मतलब कुछ ऐसा है, कंटेनर है, कंटेनर में हीलियम गैस फिल किया है, इसमें मैंने एक बलून रखा है कंटेनर में, बलून में मीथेन गैस है, राइट। प्रॉब्लम है कि इफ़ बलून इज pricked with नीडल, अगर आपने बलून को ऐसे नीडल से प्रिक कर दिया तो क्या होगा। ऑप्शन ए, बलून विल एक्सपैंड, ऑप्शन बी, बलून विल श्रिंक, ऑप्शन सी, नो चेंज, and option D, first expand then shrink। तो सोचिए क्या होगा, दिमाग लगाइए। वैसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, सिर्फ थियोरेटिकल है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि हीलियम और मीथेन दोनों ही सेम प्रेशर पे हैं, और आपको पता है कि किसका रेट ऑफ इफ्यूज़न ज़्यादा है। रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ हीलियम इज़ मोर देन मीथेन होगा, बिकॉज हीलियम स्मॉल गैस है यार, तो ये स्मॉलर गैस है तो इसका रेट ऑफ इफ्यूज़न ज़्यादा होगा, राइट। मतलब जैसे आप बलून को प्रिक करोगे तो मीथेन यहाँ से बाहर जाना चाहेगा, हीलियम अंदर आना चाहेगा, राइट। लेकिन हीलियम का सिंस रेट ऑफ इफ्यूज़न ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा हीलियम बलून के अंदर आएंगे। अगर ज़्यादा हीलियम बलून के अंदर आएंगे तो बलून क्या होगा, एक्सपैंड होगा, राइट, मोर देन मीथेन, देयरफॉर बलून विल
एक्सपैंड। क्लियर है?